नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इनकी जीवनी, स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान और इनकी लीगेसी की हम बात करेंगे। दोस्तों, सरोजिनी नायडू एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान कवियत्री भी थी, जिसकी वजह से इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और नाइटिंगेल क्या होता है? नाइटिंगेल होता है एक पक्षी जिसको हम बोलते हैं बुलबुल। और बुलबुल बहुत मधुर गाती है। जिस तरह से मधुर बहुत गाती है बुलबुल, उसी तरह से सरोजिनी नायडू ने बहुत मधुर कविताएं लिखी हैं, इसीलिए इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा गया। आज इनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो इनकी डेथ एनिवर्सरी पर इनके योगदान और इनकी लीगेसी और इनके जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये एक कमाल की ओरेटर भी थी, मतलब एक कमाल की वक्ता थी, जिन्होंने कई महिलाओं को इनकरेज किया और उनके लिए ये एक रोल मॉडल की तरह उभर के आई कि औरतें भी भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के उसमें योगदान निभाएं। और इन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनमें से एक कोट मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। इन्होंने कहा था, ए कंट्रीज ग्रेटनेस लाइज इन इट्स अनडाइंग आइडियाज ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस दैट इंस्पायर द मदर्स ऑफ द रेस। एक देश की महानता उसके प्यार और सैक्रिफाइस के आइडियाज में डिपेंड करती है, उसके अंदर समाहित है, जो कि इंस्पायर करती है सभी मदर्स ऑफ रेस को, मतलब सभी तरीके की जो रेस हैं उनको वो इंस्पायर करता है कि आपके देश के जो बेसिक आइडियाज हैं लव और सैक्रिफाइस के, वही आपको ग्रेटनेस की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरीके की बातें इन्होंने कही थी। इनका मैं ओवरव्यू आपको बता चुका हूं, लेकिन इनको किस किस चीज़ के लिए जाना जाता है? एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे इनको जाना जाता है, जो कि ना केवल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक महत्वपूर्ण फिगर रही हैं। एक महान कवित्री तो थी ही, पोएट थी, सपोर्टर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑब्वियसली थी। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके की पोएट्री लिखी और जिस तरीके की ये ओरेटर थी, उसके लिए इनको कहा जाता है। बहुत मधुर बोलती थी और बहुत ही मधुर लिखती थी, और साथ में उन चीज़ों को लोगों को कन्वे भी कर पाती थी, ये इनकी खासियत थी। इन्होंने 12 साल की उम्र में एक प्ले लिखा था, माहिर मुनीर। ये माहिर मुनीर, इन्होंने इतना कमाल का प्ले लिखा था, एक नाटक लिखा था, जिसकी वजह से इनको स्कॉलरशिप भी मिली। जो महाराजा ऑफ हैदराबाद थे, उन्होंने इनको, निजाम थे उस समय, निजाम ऑफ हैदराबाद, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी और वो उसकी वजह से जाके इंग्लैंड में पढ़ाई कर पाई। तो माहिर मुनीर इनकी पहली रचना थी, एक बहुत ही कमाल की रचना थी इनकी। ये प्ले आप पढ़ सकते हैं, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। उसके अलावा ये भारतीय जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली पार्टी थी, एक ग्रुप था, इसमें ये दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। इनसे पहले एनी बेसेंट जो थी वो प्रेसिडेंट बनी थी, और भारतीय मूल की ये पहली महिला थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये भारत की पहली जो है गवर्नर भी बनी थी, राज्यपाल, मतलब यूनाइटेड प्रोविंस जो उत्तर प्रदेश आज बन गया है, उसकी ये पहली गवर्नर थी और पहली फीमेल गवर्नर भी थी ये भारत की आज़ादी के बाद। तो कई चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है और कई सारी इन्होंने किताबें लिखी, कई सारे इन्होंने कविताएं लिखी। गोल्डन थ्रेशोल्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इनकी, जिसमें बहुत सारी पोएट्रीज इन्होंने लिखी हैं, जो कि 1905 में कविताओं का संग्रह जो है इसको पब्लिश करवाया था इन्होंने। उसके अलावा इंडियन रेनेसां को इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। रेनेसां का जो पीरियड था, आप जानते हैं कि यूरोप में 13-14 सेंचुरी में था, मतलब एक पुण्य जागरण मूवमेंट जिसको कहा जाता है, उसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। तो भारत में जो पुण्य जागरण क्रांति थी, जिसमें इंडियन वुमेन जो थी उनकी स्थिति को सुधारने के लिए उसको लिए इन्होंने एक मिशन चलाया था, उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर इन्होंने कई सारे मुहिम चलाई, कई सारे मूवमेंट चलाए, ताकि भारत में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो सके, उनको उनके अधिकार मिल सकें और साथ ही वो पॉलिटिकली अवेयर हो सकें अपने अधिकारों के लिए। ये चीज़ें इन्होंने करी। इनका जन्म कहाँ से हुआ था? इनकी अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं। इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। हैदराबाद उस समय रियासत होती थी, वहाँ पे निजाम जो है वो हुकूमत करता था, ये आपको पता होगा। लेकिन ब्रिटिश एरा चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया था, तो निजाम के ऊपर भी अल्टीमेटली कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स का ही होता था उस समय। 13 फरवरी को भारत में विमेंस डे भी मनाते हैं इनके जन्म दिवस के तौर पे। वैसे इंटरनेशनल जो विमेंस डे है वो आप जानते हैं कि 8 मार्च को होता है, लेकिन भारत में भारत का एक विमेन डे भी मनाया जाता है 13 फरवरी को, ऑन द बर्थ ऑफ सरोजिनी नायडू। ठीक है, इनको सम्मान देने के लिए करते हैं। इनके पिता का नाम था अघोरेनाथ चट्टोपाध्याय और इनकी मदर का नाम था वर्धा सुंदरी देवी।
तो सरोजिनी नायडू जो नाम लगा है वो तो आगे इनके हस्बैंड जो नायडू थे उनकी वजह से लगा है, लेकिन शुरुआत में चट्टोपाध्याय थी। और इनके पिता जो थे, इनका जो पेरेंटल होम था वो कहाँ से आए थे? वो आए थे बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, लेकिन उस समय तो ब्रिटिश इंडिया ही था। तो बिकरामपुर नाम की जगह है ढाका में, वहां पे उस समय बंगाल प्रोविंस हुआ करता था ये। आज तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग अलग हो गए, लेकिन उस समय बंगाल प्रोविंस बहुत बड़ा हुआ करता था। उसमें बांग्लादेश भी आ जाता था, आज का बिहार और झारखंड का हिस्सा, उसके अलावा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये सारे हिस्से उसमें आते थे। और बंगाल विभाजन आप जानते हैं कि 1905 में हुआ था, तो उससे पहले तो पूरा बंगाल प्रोविंस ही था। वहां पे इनका जन्म होता है, वहां पे इनके पिता रहते थे। उसके बाद ये एक बंगाली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। और इनके जो पिता थे वो साइंस के टीचर थे, डॉक्टरेट थे उनके पास, और एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से वो पढ़े लिखे थे। और इनकी जो मदर थी वो बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। तो जो कविताएं लिखने का जो शौक है और जो जुनून है वो इनकी मदर से इनके अंदर आया, और ये भी कविताएं लिखना शुरू कर दी। हालांकि इनकी जो कविताएं हैं मेनली सारी इंग्लिश में हैं, क्योंकि ये वहां से पढ़ के आई थी, ब्रिटेन से पढ़ के आई थी, तो वो इन्होंने इंग्लिश में ज्यादा कविताएं लिखी हैं। तो इस तरह से इनका अर्ली जीवन जो है शुरू होता है बांग्लादेश के अंदर। आज के समय आप जाके देखोगे तो वहां पे इनका पेरेंटल होम आपको मिलेगा। इनके 8 भाई बहन थे, 8 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। इनके एक भाई थे जिनका नाम था विजेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वो एक रिवॉल्यूशनरी थे, वो भी फ्रीडम फाइटर थे। उसके अलावा इनके एक और भाई हरिंदर नाथ जो है वो पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने भी कई सारी कविताएं वगैरह लिखी हैं, कई नाटक लिखे हैं, साथ ही वो एक्टर भी थे, स्टेज परफॉर्मेंस भी वो देते थे। इनकी फैमिली का काफी नाम था, हैदराबाद में काफी रिगार्ड था, काफी उनको रेस्पेक्ट मिलती थी, और इनके संबंध भी थे निजाम के साथ बातचीत होती थी इनके परिवार की। तो अच्छा इनका सिस्टम सही था, मतलब एक अच्छी अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। सरोजिनी नायडू ने अपनी जो पढ़ाई करी तो अर्ली एजुकेशन इन्होंने मैट्रिकुलेशन की जो डिग्री है, मतलब 10th पास इन्होंने कर ली थी 12 साल की एज में, और हाईएस्ट मार्क्स आए थे इनको, फर्स्ट रैंक आई थी उस समय इनकी, उस समय 1891 में। 1895 12 साल की हुई थी उस समय, और उस समय इन्होंने वो मोहिर मुनीर जो है प्ले भी लिख दिया था। तो 1895 से लेकर 1898 तक इस समय इनको इंग्लैंड जाने का मौका मिला, और इंग्लैंड में जाके इन्होंने पढ़ाई करी, क्योंकि निजाम ऑफ हैदराबाद ने इनको स्कॉलरशिप दे दी थी, और इनकी क्षमता को देखते हुए कि ये बहुत अच्छा कर सकती हैं, अच्छा पढ़ाई कर सकती हैं, तो इनको भेजा किंग्स कॉलेज लंदन में। वहाँ पे जाके इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद ये ग्रेटन कॉलेज कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई करती हैं। तो वहाँ पे जाके इनकी जो आगे की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, वो हो पाती है ड्यू टू द स्कॉलरशिप ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके बाद सरोजिनी नायडू क्योंकि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और इनको सभी भाषाओं में इंटरेस्ट था, उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, इन सभी भाषाओं में फ्लुएंट थी, उन सभी भाषाओं को बोल पाती थी, लिख पाती थी। लेकिन इनका बाद में इंटरेस्ट जो है वो पोएट्री में हुआ, कि इनको कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। इनके पिता चाहते थे कि ये एक मैथमेटिशियन बने, लेकिन ये एक कवित्री बनना चाहती थी, पोएट बनना चाहती थी। और उसी दौरान जब ये इंग्लैंड में थी, जब अपनी पढ़ाई कर रही थी, तो कई सारे आर्टिस्ट से ये मिली वहाँ पे जो कविताएं लिखते थे, और अलग अलग तरीके की कविताएं लिखी जाती थी उस दौर में। 18वीं 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश रोमांटिसिज्म का दौर था, वहाँ पे कई सारी कविताएं उन्होंने लिखी थी, उनसे ये काफ़ी प्रभावित थी। इन्होंने भी कई वैसी कविताएं लिखी, लेकिन उसके बाद ये इनको एक बात समझ में आई कि ये भारत के लिए कुछ लिखना चाहती हैं, भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। तो इन्होंने अपनी कविताओं में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और भारतीय महिलाओं की स्थिति को भी वर्णन करना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इस दौर में शुरू कर दी जब ये पढ़ाई कर रही थी ब्रिटेन में। फिर इनकी शादी होती है 1898 में, ये वापस लौट के आती हैं 1898 में, और उसके बाद उसी साल गोविंद राजू नायडू के साथ इनका विवाह होता है, जो कि एक फिजिशियन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, जिनसे ये इंग्लैंड में मिली थी। हालांकि इनके घर वाले इस शादी से बिल्कुल खुश होते हैं, दोनों फैमिलीज इस शादी को अप्रूव करती हैं, लेकिन कुछ लोग इनका विरोध भी करते हैं कि ये एक ऐसी शादी क्यों हो रही, क्योंकि आप जानते हैं कि हालांकि अरेंज लव मैरिज टाइप ये शादी थी, इसका कई लोगों ने विरोध किया, ग्राउंड ब्रेकिंग और स्कैंडलस, मतलब निंदनीय इसको कहा, लेकिन फिर भी इनकी शादी बहुत सक्सेसफुल थी और काफ़ी हारमोनियस तरीके से ये रहे, दोनों परिवार भी अच्छे से जुड़े रहे। इनके 5 बच्चे थे इन कपल से, यानी सरोजिनी नायडू और इनके हस्बैंड गोविंद राजू जी से। और इनकी जो एक बेटी हैं पद्माजा जो हैं, वो भी इन्हीं की तरह आगे चल के फ्रीडम फाइटर बनी, और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को भी ज्वाइन किया। साथ ही साथ उन्होंने इनका जो अधूरा काम था पोएट्री का, जो ये छोड़ के इनकी डेथ हो गई थी, उस समय उस काम को भी उन्होंने कंप्लीट किया और उसको फिर से
छपवाया, उसको पब्लिश करवाया। तो इनकी ये जो बेटी हैं पद्म राजा, इनको काफ़ी जाना जाता है। उसके बाद 1904 में इनका शुरू होता है फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन। इन्होंने आके जब ये भारत में आ गई थी 1898 में, उसके बाद इन्होंने देखा कि भारत में जो महिलाएं हैं वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। हालांकि कंट्रीब्यूशन तो था ही भारतीय महिलाओं का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में रानी लक्ष्मीबाई से, लेकिन गिने चुने नाम थे, पुरुषों के कंपैरिजन में संख्या कम थी। तो इन्होंने उसके लिए सोचा कि हमें महिलाओं को भी आगे खड़े होकर आना पड़ेगा और हमें भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो एक कमाल की ओरेटर होने की वजह से इन्होंने महिलाओं को मोटिवेट किया, वीमेन राइट्स के लिए इन्होंने एक तरह से संघर्ष किया, मूवमेंट चलाए और उनकी एजुकेशन के ऊपर बल दिया कि आप एजुकेशन में अगर महिलाओं को भेजोगे, लड़कियों को भेजोगे, उनके पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कन्विंस किया, तभी वो जान पाएंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी वो भागीदार बन पाएंगी। तो इस तरह से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और ये आर्ग्यूमेंट्स जिस तरह से देती थी, न्याय फिलोसॉफी इन्होंने अच्छे से पढ़ी हुई थी। न्याय फिलोसॉफी आप जानते हैं कि इंडियन फिलोसॉफीज की जो 8 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जैसे 9 जो बोलते हैं 8-9 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें से एक न्याय फिलोसॉफी भी है जो रीजनिंग की बात करती है। तो रीजनिंग की बात जो होती है उसकी वजह से उस फिलोसॉफी का इनको अच्छे से अंदाजा था, अच्छे से उन्होंने पढ़ा हुआ था उसको। तो ये भी आर्गुमेंट को बहुत ही कमाल के ढंग से प्रेजेंट करती थी और बहुत ही अच्छी वक्ता थी, तो लोग इनकी बातों से कन्विंस हो जाते थे। उसके बाद 1906 में इन्होंने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को एड्रेस किया। और 1906 का जो टाइम था, 1905 में आप जानते हैं बंगाल विभाजन हो गया था और उसके बाद कांग्रेस भी 2 धड़ों में बट गई थी। गरम दल और नरम दल जो है वो एक दूसरे से दूर हो चुके थे, डिस्टेंट हो चुके थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस भी जुड़ी। सरोजिनी नायडू जी का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केशर हिंद की उपाधि मिली इनको 1911 में, और केशर हिंद की उपाधि भारत में इनको भी मिली थी और गांधी जी को भी मिली थी। दोनों ने ही अपना जो केशर हिंद का मेडल है वो वापस लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। 1919 में आप जानते हैं अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके बाद इन्होंने ये पद वापस लौटा दिया, ये मेडल वापस लौटा दिया। उसके बाद ये कई लोगों से मिली जो फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए थे, जैसे मुथुलक्ष्मी रेड्डी से 1909 में मिलती हैं, 1914 में महात्मा गांधी से मिलती हैं। और महात्मा गांधी से मिलने के बाद इनके जीवन में एक और परिवर्तन आता है कि ये अब अपने आप को पॉलिटिकल एक्शंस की तरफ ज़्यादा झुका देती हैं, ज़्यादा मोटिवेट करती हैं कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। महात्मा गांधी का प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। उसके बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनती हैं आगे चल के 1925 में, तकरीबन 1925 के अराउंड ये बनी थी। थोड़ा सा मेरे को ईयर में यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, माफी चाहूंगा उस चीज के लिए मैं आपसे। और उसके बाद ये 1925 में बनती है, लेकिन उससे पहले फ्रीडम स्ट्रगल में काफी भागीदारी इनकी हो जाती है। इन्होंने कई औरतों को इस चीज के लिए इनकरेज किया कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आप भी मूवमेंट में शामिल होइए। जैसे बाकी लोग, पुरुषों की संख्या इसमें ज्यादा है तो आपकी भी भागीदारी होनी चाहिए, तो आप भी ये काम कीजिए। सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए हर वुमेन के पास, ताकि वो समझ पाए कि उसे किस डायरेक्शन में काम करना है और वो भारत की आज़ादी के लिए किस तरह से अपना योगदान निभा सकती है। उसके बाद 1917 में जो सरोजिनी नायडू हैं वो एनी बेसेंट के साथ मिलके जो होम रूल लीग थी उसमें भी काम करती हैं और वुमेन सैफ्रेज के लिए काम करती हैं। लंदन में भी वुमेन सैफ्रेज यानी औरतों के अधिकार के लिए जो लंदन में मुहिम चलाई जा रही थी, यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। भारत में एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना करी थी वो उनके साथ की थी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इन्होंने काम किया था। उसमें सरोजिनी नायडू का भी एक महत्वपूर्ण पार्टिसिपेशन था, तो इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद इन्होंने लखनऊ पैक्ट में भी एक सपोर्ट किया था कि लखनऊ पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ये पैक्ट जो है वो किसी तरह से रीडिफाइन कर सकता था। उस समय हिंदू मुस्लिम के लिए सेपरेट मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल और कई सारी चीज़ें चल रही थी। तो एक लखनऊ पैक्ट हुआ तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया कि ये जो चीज़ है, एक जॉइंट हिंदू मुस्लिम डिमांड जो ब्रिटिशर्स के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए जो हो रही है वो सही है, और लखनऊ पैक्ट के अंदर इन्होंने भूमिका निभाई। और गांधी जी के साथ मिलके उसके बाद इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और जितने भी मूवमेंट्स गांधी जी ने आगे चलाए हैं, आप जानते हैं कि गांधी जी का भी जो सफ़र है, पॉलिटिकल सफ़र भारत के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर, वो 1917 के आसपास ही हुआ था। 1915 में वो भारत आए थे और 1917 से उनका यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं वो अलग अलग उन्होंने करने शुरू कर दिए। नायडू जी के जो संबंध हैं, गांधी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, रविंद्रनाथ टैगोर हो, सरला देवी चौधरानी हो, इनके साथ अच्छे थे। इनके साथ अच्छे टाइज होने की वजह से ये सारे मूवमेंट्स के साथ जुड़ी हुई थी।
चाहे गांधी जी के वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो आगे चल के क्विट इंडिया मूवमेंट हो, वहां तक इन्होंने इंडिया भारत की आज़ादी तक इन्होंने रही हैं और भारत की आज़ादी के बाद भी जीवित थी। तो इन्होंने आज़ादी की वो जो मोमेंट है उसको पूरा जिया है, उसमें कंट्रीब्यूशन भी किया है और उसके बाद आज़ादी भी इन्होंने देखी है। उसके बाद 1917 से ही ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट से जुड़ गई थी, जिसमें सत्य और अहिंसा के रास्ते होके अपनी डिमांड्स को सामने रखना होता है और किसी तरीके की हिंसा नहीं करनी है, बस अहिंसा के मार्ग अपनाते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ एक रेजिस्टेंस दिखाना है। तो फिर उसके बाद 1919 में आप जानते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया कि हमें कोऑपरेट नहीं करना है किसी तरीके से। एक असहयोग आंदोलन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं वो शुरू हुआ। उसमें इन्होंने ब्रिटिश रूल की खिलाफत करी और उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट लिया। इसकी वजह से इनको कई बार जेल भी हुई है। तो ये एक कमाल की लीडर थी और काफी लोगों को लीड करती थी। उसके बाद 1930 में आप जानते हैं कि सॉल्ट मोमेंट हुआ था, दांडी यात्रा हुई थी, उस दांडी यात्रा में भी ये साथ में थी और कई महिलाओं को इन्होंने दांडी यात्रा को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया था और कई औरतें उसमें शामिल भी थी। 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। देखिए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहली वाली में तो कांग्रेस ने एंट्री नहीं ली थी, कांग्रेस गई नहीं थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सरोजिनी नायडू ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसमें भी इनका एक तरह से सहयोग था। गांधी इरविन पैक्ट में भी ये साथ में थी। हालांकि ये इरविन मतलब वाइसरॉय इरविन और गांधी के बीच का एक पैक्ट था जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी रिप्रेजेंट करते थे और ब्रिटिशर्स की तरफ से इरविन इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और कई सारे समझौते हुए थे। 1932 में इनको जेल भी हुई, जब उस समय आप जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। और उसके बाद आगे चल के 1941-42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनको जेल हुई। तो कई सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम किया और देश की आज़ादी के लिए भी काम किया और अपनी पोइट्री भी इन्होंने साथ साथ लिखती रही हैं। अब उन पोइट्रीज की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि जब भारत को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद अलग अलग राज्यों के गवर्नर नियुक्त किए गए। तो इनको यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज के समय उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो माना जाता है। उत्तर प्रदेश भी आप जानते हैं कि 2 भागों में बट गया था 2002 में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उस समय पहले जब ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटिशर्स का राज था, तब इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो उसकी पहली ये वुमेन गवर्नर बनी, भारत की पहली वुमेन गवर्नर बनी ये, और ये वुमेन गवर्नर रही हैं जब तक इनकी डेथ नहीं रही है। 1949 तक, ये मार्च 1949 में इनकी डेथ होती है, आज ही के दिन यानी 2 मार्च को 70 साल की एज में, तब तक ये इस ऑफिस को संभालती भी है। इस तरह से इनका जीवन चलता है। एज ए पॉलिटिकल करियर हमने बात करी, अब हम एज ए राइटर इनके करियर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 12 साल की उम्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माहिर मुनीर नाम का इन्होंने नाटक लिखा था, उस नाटक की वजह से ही इम्प्रेस होके, पर्शियन भाषा में लिखा गया था ये नाटक, उस नाटक से इम्प्रेस होकर निजाम ऑफ हैदराबाद ने इनको स्कॉलरशिप दी और इनको कहा कि आप भारत के बाहर जाके पढ़ाई करिए, आप में बहुत क्षमताएं हैं, तो वहां पे जाके पढ़ाई करती हैं। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में जो कुछ देखा था, भारत के जो मॉडर्न इंडिया के जो इवेंट थे, मॉडर्न हिस्ट्री में आप जो देखते हैं ब्रिटिशर्स के आने के बाद के जो पीरियड था, उसमें इन्होंने बहुत कुछ फेस किया, उनको इन्होंने अपनी पोइट्री में भी उतारा। कई सारी कविताएं लिखी, कई सारी इनकी किताबें हैं जिसमें कई सारी कविताएं लिखी मिलती हैं आपको एक एक किताब के अंदर। तो इनकी सबसे पॉपुलर बुक है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, 1905 में इन्होंने लिखी थी सबसे पहली। द बर्ड टाइम 1912 में लिखी थी एंड द ब्रोकन विंग्स इन्होंने 1917 में लिखी थी। तो इनमें आपको बहुत सारी कविताएं मिल जाएंगी जिसमें जो इन्होंने इंडिया में और इंग्लैंड में रहते हुए जो कुछ एक्सपीरियंस किया, उन्होंने अपनी पोइट्री के माध्यम से उसको शब्दों में उतारा। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई थी तभी भी ये काम कर ही रही थी, वर्क इन प्रोसेस था ही, कुछ कविताएं लिख रही थी। तो जो चीजें छपी नहीं थी इनके काम की, उनको कंप्लीट करके, उनको बाइंड करके, उनको पब्लिश करवाया इनकी बेटी ने, और उस किताब का नाम था द फीचर ऑफ द डाउन। 1961 में छपी, इनकी डेथ के तकरीबन 12 साल बाद इनकी बेटी पद्माजा नायडू ने ये किताब छपवाई थी 1961 में। इस तरह से हुआ। अब 2 मार्च 1949 को कार्डिक अरेस्ट की वजह से इनकी डेथ हुई। लखनऊ उत्तर प्रदेश में ऑफिस में थी, उस समय गवर्नमेंट हाउस में थी ये लखनऊ के, उस समय गवर्नर ही थी, गवर्नर रहते हुए ही इनकी डेथ हुई थी। और जब लास्ट इनके जो शब्द थे वो ये थे कि आई शैल नॉट क्विट द कॉज ऑफ फ्रीडम एज लॉन्ग एज आई हैव लाइफ, एज लॉन्ग एज ब्लड फ्लोज थ्रू दिस आर्म ऑफ टाइम, आई एम merely a poet and a woman, but as a woman I offer you to fortitude, courage and weapon of faith. Additionally, I raise the flag of song, sound and bajal call the arms as a poet. तो इन्होंने कहा कि मैं एक
मेरली एक पोइट है, ये हम्बलनेस थी इनकी, और एक वुमन हूँ, और एक वुमन होने के नाते मैं आप सभी को फोर्टिट्यूड, करेज और वेपन ऑफ फेथ की तरफ ऑफर करती हूँ कि आप ये सब अपने जीवन में उतारें और भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ें। और मैं अपने जीवन में जब तक जिंदा हूं तब तक भारत की हर तरीके की आज़ादी के लिए, ना सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम जो कि होती है जो ब्रिटिश से हमने हासिल करी, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आप जानते हैं कि आज़ादी बहुत तरीके की होती है, हर तरीके की आज़ादी है। किसी को वुमेन को उनके अधिकार चाहिए तब पूरी फ्रीडम मिलेगी, किसी को जातीय व्यवस्था से दिक्कत है तो वो एक अलग तरीके की फ्रीडम है। तो हर तरीके की फ्रीडम के लिए ये समाज के एक सोशल रिफॉर्मिस्ट और एक फ्रीडम फाइटर होने के नाते इस तरह से चीज़ें कह रही थी कि जब तक मेरी इन बाजुओं में खून बह रहा है तब तक मैं लड़ूंगी, तब तक मैं आप सभी को प्रोत्साहित भी करूंगी कि आप भी एज ए वुमेन पार्टिसिपेट कीजिए। महिलाओं के लिए एक कमाल की इंस्पिरेशनल रोल मॉडल थी ये, वन ऑफ द इंडियाज फेमिनिस्ट इल्यूमिनारी इनको कहा जाता है, कमाल की एक रोल मॉडल थी, नाइटगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनकी लेगेसी की हम बात कर रहे हैं। एडमंड घोष ने इनको, घोष एक बहुत ही बड़े पोइट थे, उन्होंने कहा था द मोस्ट अकम्प्लिश्ड लिविंग पोइट इन द इंडियाज इन 1919 में इन्होंने कहा था ये बात, तो कमाल की पोइट थी इसीलिए ऐसा कहा था। एक एस्ट्रॉइड था 5647, ये सरोजिनी नायडू नाम से इसको रखा गया, 1990 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो इनको सम्मान देने के लिए सरोजिनी नायडू के नाम से एक एस्ट्रॉइड का नाम भी है जिसका नंबर है 5647। उसके अलावा एक म्यूजिशियन थे हेलन चार्ल्स वेस्टब्रूक, इन्होंने अपना एक गाना लिखा था, एक एल्बम निकाला था इनविंसिबल, उस इनविंसिबल में सरोजिनी नायडू की जो पोइट्री है उसका इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो कई बड़ी लेगेसी है इनकी, एक वुमेन एम्पावरमेंट की रोल मॉडल होने के साथ साथ, एक रिवॉल्यूशनरी होने के साथ साथ एक कवित्री भी थी और एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी थी, एक कमाल की ओरेटर भी थी। तो इनकी डेथ पे इनको हम सल्यूट करते हैं और जिस तरीके का इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। सो दिस इज इट, होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सरोजिनी नायडू जी के बारे में आपको सब पता चला होगा। और सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा, जैसे हमारी एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड आपको और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही आप सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, ताकि आपको इन वीडियोज से रिलेटेड नोट्स और इनसे रिलेटेड आपको टेस्ट भी मिले, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ और आपको आकलन हो कि आपको कितना आता है जो कुछ आपने सीखा है। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इनके कोर्सेज ऑलरेडी अपलोडेड हैं और भी कोर्सेज आएंगी। सो कोर्सेज को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं, सक्सेस प्लस एकेडमी ऑफिशियल के इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, उसका मोस्ट वेलकम है और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई भी करूँगा अगर आप कोई भी बात कहते हैं तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।